हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट भी है और मोस्ट ईजीएस्ट भी है, क्योंकि इससे ईजीएस्ट आज तक मेरे ख्याल से कोई चैप्टर बना ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आराम से एक एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट प्रायर टू incorporation and post incorporation। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड प्रॉफिट पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, आराम से एक एक चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल आराम से चलेंगे। ठीक है, चलिए तो एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखा है प्रॉफिट प्रायर। प्रायर का मतलब होता है पहले। इनकॉर्पोरेशन, कंपनी इस्टेब्लिश होने से पहले। आप लोगों ने बिजनेस में पढ़ा होगा कि जब कभी भी हम कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं तो मुझे इनकॉर्पोरेशन कराना होता है और उसके बाद से कमिटमेंट कराना होता है। तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब कि कंपनी को इस्टेब्लिश होने से पहले, एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, और इनकॉर्पोरेशन होने के बाद। इनकॉर्पोरेशन होने से पहले और इनकॉर्पोरेशन होने से बाद प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ये चैप्टर किससे डिस्कस करता है? ये चैप्टर डील करता है प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन के पहले और प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन के बाद हम उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहले समझते हैं कि क्या इनकॉर्पोरेशन होता है और कैसा प्रॉफिट की बात कर रहा है। देखो ध्यान से, बड़ी मज़ेदार बात। ठीक है, हम लोग दो कंपनी की बात करते हैं। ठीक है, या एक हम ऐसी कंपनी बना लेते हैं। ठीक है, ये कंपनी थी, चलो इस कंपनी का कुछ नाम भी रख देते हैं। तो इस कंपनी का नाम रख देते हैं गुडविल। इस कंपनी का नाम क्या है? गुडविल। ठीक है, ये गुडविल कंपनी थी, या कह सकते हो एक गुडविल तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म या कोई भी एक फर्म था। चलो गुडविल को एक फर्म मान लेते हैं कि एक फर्म था। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म थी। अब क्या हुआ, ये मेरी फर्म थी। ठीक है, एक आदमी आया और कह रहा है ये फर्म हमको दे दो ठाकुर। आया मुस्कुराते हुए, कह रहा है तुम्हारा फर्म हमको बहुत अच्छा लग रहा है, ये फर्म हमको दे दो। मैंने बोला फर्म चाहिए, ले जाओ। तो बोला कितने में दोगे? मैंने बोला कि देखो साहब, मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के समय जितने भी असेट्स होंगे, ठीक, असेट्स की वैल्यू कर दो। ठीक है, जितनी भी असेट्स हैं उसकी क्या कर दो? वैल्यू कर दो। और जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उनकी वैल्यू कर दो। ठीक है, अब तुम कह रहे हो कि मेरी कंपनी लेना चाहते हो, बनी बनाई कंपनी है, इतनी मेहनत से मैंने उस फॉर्म को बनाया है। अगर तुम वो फॉर्म लेके जाना चाहते हो तो एक काम करो, हमको इतना पैसा दे दो। क्या दे दो? इतना पैसा दे दो। अब वो इतना का मतलब कितना होगा, इसको हमको वैल्यू करना होगा। तो यानी कि मैंने बोला कि मेरी कंपनी में देखो इतने इतने एसेट्स हैं। कौन कौन से एसेट्स हैं? मान लेते हैं कि फर्नीचर होगा, मान लेते हैं कि बिल्डिंग होगी, मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स होंगे, मान लेते हैं कि स्टॉक होगा। ठीक है, इतने मेरे एसेट्स थे। और मैंने बोला कि इतने एसेट्स नहीं, मेरे पास कुछ लायबिलिटीज़ भी थी। लायबिलिटीज़ का मतलब लोन था मेरे पास, बीपी थे मेरे पास, क्रेडिटर्स थे मेरे पास। ठीक है, अब ये आदमी आया और कह रहा है कि अपनी बिजनेस हमको दे दो। और ये बिजनेस देते समय हमसे गाना भी गा रहा है। क्या गाना गा रहा है? आज से तेरी सारी खुशियाँ मेरी हो गई, आज से तेरे गम सारे मेरे हो गए। गाना सुनियो ना। तो आज से सारे के सारे एसेट्स मेरे हो गए और आज से सारी की सारी लायबिलिटीज़ क्या हो गई? मेरी हो गई।
अब एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बदले में तुम मुझसे कितना पैसा लेना चाहते हो। ये आदमी बोला मुझसे कि तुम कितना पैसा मुझसे लेना चाहते हो। मैंने बोला कि देखो साहब, मेरे एसेट्स से टोटल 10 लाख के, मेरी लायबिलिटीज़ तो जो तुम लेकर के जा रहे हो, उन लायबिलिटीज़ की जो कीमत है वो है 2 लाख रुपए। ठीक, तो 10 लाख का तुम एसेट्स लेके जा रहे हो, 2 लाख की लायबिलिटीज़ दे रहे हो, यानी कि 8 लाख रुपए की हम तुमको क्या दे रहे हैं, एसेट्स दे रहे हैं। ठीक है, अब 8 लाख का तो हमारा सामान जा रहा है, लेकिन मैंने इस बंदे से 2 डिमांड कर सकते हैं। या तो हो सकता है कि मैं इससे मांगूं 7,50,000, या मैं इससे मांगूं 8,50,000। ठीक है, या तो मैं इससे वैल्यू कितना मांगू इस सब की चीज़ के बदले में, 7,50,000, या तो मैं उससे कितना मानूं, 8,50,000। अगर मैं 7,50,000 में ही इसको ये सारे एसेट्स दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे 50,000 का नुकसान हो रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में। मैंने उसको एसेट्स दे दिया 8 लाख का, और मैंने उससे पैसा लिया कितना, 7,50,000। ये जो पैसा लेते हैं उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। यानी कि अगर ये एक्स है और ये वाई है, एक्स ने अपनी गुडविल फॉर्म इसको बेचने को बोला, वाई ने बोला कितना पैसा लोगे, हमने बोला कि मुझे 7,50,000 रुपया दे दो, ये 7,50,000 क्या हो जाएगा, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, अब मैंने उसको एसेट्स टोटल कितने का दिया, मैंने उसको एसेट्स टोटल का दिया कितने का, 8 लाख का। 8 लाख का एसेट्स ले रहा हूँ, दे रहा हूँ, मुझे मिल रहा है सिर्फ 7,50,000। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे 50,000 का नुकसान हो रहा है। अगर मुझे 50,000 का नुकसान होगा, इसका मतलब कि ये खुश होगा कि नहीं, ये नाचेगा। क्यों नाचेगा, क्योंकि साहब इसने 50,000 मुझे कम दिया, तो ये क्या स्टार्ट कर देगा, नाचना शुरू कर देगा कि इसने मुझे क्या दिया है, 50,000 कम दिया है। तो ये जो 50,000 इसको कम मिल रहा है, इसी को 50,000 को हम लोग बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। यानी कि मुझे 50,000 का नुकसान हो रहा है, और उस 50,000 के नुकसान को हम लोग क्या नाम देंगे, कैपिटल। मुझे कैपिटल लॉस हो रहा है, मगर इस बंदे को क्या होगा, कैपिटल प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि वो मुझसे सामान ले रहा है कितने का, 8 लाख का, लेकिन दे सिर्फ कितने रहा है, 7,50,000। इसका मतलब 50,000 का उसको कैपिटल लॉस, मतलब इसको कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है और मुझे कैपिटल लॉस हो रहा है। तो इस कैपिटल प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले इतनी बात समझते हैं। मैंने इसको एसेट्स और लायबिलिटीज 8 लाख की दिया, इसने मुझे बदले में 7,50,000 दिया। इसका मतलब कि इसको 50,000 कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, और इस फायदे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। उसका उल्टा, इसने मुझे कितना दिया, 8,50,000। ये फर्स्ट कंडीशन था और ये सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में उसने मुझे कितना देने को बोला, कि हम तुमको देंगे 8,50,000। ये व्यक्ति मुझे देने के लिए कितना बोला, कि हम तुम्हारा बिजनेस लेकर के जा रहे हैं और बदले में तुम हमसे कितना ले लो, 8,50,000। तो अगर ये 8,50,000 रुपया मुझे देता है, ठीक है, तो इस 8,50,000 को हम लोग क्या नाम देंगे, 8,50,000 को ले रहा है, लेकिन एसेट्स में से कितने का ले रहा है, 8 लाख का। एसेट्स जा रहा है 8 लाख का, लेकिन वो मुझे कितना दे रहा है, 8,50 का। तो कहीं ना कहीं मुझे 50,000 का फ़ायदा हुआ, और ये 50,000 मुझे वो किस रूप में दे रहा है, वो 50,000 कहीं ना कहीं मेरी गुडविल रही होगी, उसी के बदले मुझे क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है। ठीक, तो अब तक हम लोग केवल और केवल ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि परचेज कंसिडरेशन क्या होता है। तो परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जब हम उसके सारे एसेट्स लेते हैं, सारी लायबिलिटीज़ लेते हैं, तो उसके बदले में हम उसको क्या देते हैं, पैसा देते हैं, और वो जो पैसा हम उसको पे कर रहे हैं वो क्या होगा, तुम्हारा परचेज कंसिडरेशन। अब या तो उसको कैपिटल प्रॉफिट भी हो सकता है, तो हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, या अगर उसको पैसा उसने ज़्यादा पे किया, यानी कि 8,50,000 पे किया, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसने 50,000 रुपया मुझे किस रूप में दिया है, गुडविल के तौर पे दिया है। यानी कि 8 लाख का एसेट लेके जा रहे हैं, 8,50 अब हमको दे रहे हैं, इसका मतलब 50,000 अब हमको किसका दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे गुडविल के तौर पे दे रहे हैं। ठीक है,
तो परचेज कंसिडरेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परचेज कंसिडरेशन को शॉर्ट में बोल सकते हैं पीसी। पीसी का मतलब होता है कि वाई जब हमसे बिजनेस खरीद रहा था, ठीक है, वाई हमसे क्या खरीद रहा था, बिजनेस। तो वाई जब बिजनेस खरीद रहा था किससे, एक्स से, तो उसका सारा एसेट्स ले लिया, सारी लायबिलिटीज ले लिया, और उसके बदले में जो पैसा दिया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है। अच्छा, अभी तो हम लोग टॉपिक पे आए ही नहीं, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसका एक भूमिका जिसको बोलते हैं ना, एक बेस तैयार कर रहे हैं कि हाँ हमको किस तरीके से चीज़ों को डील करना है। तो सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन क्लियर हो गया। बिजनेस खरीदने से पहले जितना भी हम बिजनेस के तौर पे पुराने वाले पार्टी को देते हैं, वेंडर को देते हैं, जितना भी पैसा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। अब सारा का सारा एसेट्स मेरे पास आ गया, ठीक, ये मेरा बिजनेस का सारा एसेट्स इसमें आ गया, ठीक, लैंड, प्लान, बिल्डिंग, फर्नीचर, लोन सब आ गया। अब क्या होता है, ये जो बिजनेस होता ना, ये एक्स पहले चला रहा था, यानी कि ये रनिंग बिजनेस था, ठीक है, ये बिजनेस क्या कर रहा था, चल रहा था। अब रनिंग बिजनेस था, इसका मतलब कि उस पर प्रोडक्शन हो रहा होगा, उसमें सेल सब कुछ चल रहा होगा, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब नई कंपनी कोई भी बिजनेस खरीदती है तो उसका जो एप्रोप्रिएट टाइम होता है, जो कह सकते हो बेस्ट टाइम होता है, वो होता है ईयर स्टार्टिंग, ठीक है। ईयर जब स्टार्ट हो रहा होगा तब आप किसी भी पुराने बिजनेस को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। सर ईयर स्टार्टिंग को ही क्यों लेते हैं, ईयर स्टार्टिंग को इससे लेते हैं क्योंकि ईयर एंड में वो अपना बैलेंस शीट बनाया होगा, तो जब उसका बैलेंस शीट पहले से तैयार रहता है तो उसमें सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज की कीमत लिखी होंगी। अब हमको सिर्फ क्या करना होगा, उसी बैलेंस शीट को देखते हुए उसकी वैल्यूएशन कर लेंगे और उसके हिसाब से हम उसको पैसा पे कर देंगे, यानी कि परचेज कंसिडरेशन दे देंगे। तो मच बेटर होता है कि हम ईयर एंड में क्या करें, किसी भी बिजनेस को अगर मुझे परचेज करना रनिंग बिजनेस को, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम क्या होता है, ईयर एंड में, या कह सकते हो फर्स्ट डे, यानी कि ईयर स्टार्टिंग में, क्योंकि उस समय उसकी बैलेंस शीट होती है और बैलेंस शीट को देख करके हम वैल्यूएशन कर देते हैं। बीच में भी आप बिजनेस खरीद सकते हो, ये कोई मनाही नहीं है कि तुम बीच में बिजनेस नहीं खरीद सकते हो, बिजनेस तो तुम कभी भी खरीद सकते हो, टेक ओवर कर सकते हो। लेकिन अगर बीच में बिजनेस टेक ओवर करोगे तो उस समय उसकी बैलेंस शीट तो होगी नहीं, ठीक। तो उसको पहले वो बंदा अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगा, और फिर जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगा मिड ऑफ द ईयर में, ठीक, तो उसकी बैलेंस शीट जब तक प्रिपेयर नहीं होगी तब तक शायद हम वैल्यूएशन सही से ना कर पाए। थोड़ी प्रॉब्लम होती है अगर हम मिड ऑफ द ईयर परचेज करना चाहेंगे तो, लेकिन आप मिड ऑफ द ईयर में भी परचेज कर सकते हो, ठीक है सर। तो सबसे अप्रोप्रिएट टाइम होता है ईयर के स्टार्टिंग में। चलिए, तो वाई ने एक्स के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, मान लेते हैं 1 अप्रैल को, यानी कि जब ईयर स्टार्ट हो रहा था तो 1 अप्रैल 2019 को उसने बिजनेस क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया। अब ये बिजनेस किसका हो गया, वाई का। अब वाई जाता है इसको इनकॉर्पोरेट कराने, क्या कराने, इनकॉर्पोरेट, ठीक, किसके पास, रजिस्ट्रार के पास, ठीक। यहां से बिजनेस परचेज करने से लेकर के बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करने में कुछ समय लग जाता है, ठीक है, क्या लग जाता है, कुछ समय लग जाता है। तो वो जो समय लगता है, मान लेते सपोज मैंने 1 अप्रैल को बिजनेस परचेज किया और मैं इनकॉर्पोरेट कराने गया और 1 अगस्त को वो क्या हुआ, इनकॉर्पोरेट हुआ, ठीक है। अब एकदम छोटा सा लॉजिक तुमसे पूछना चाहते, एकदम आराम से समझेंगे। 1 अप्रैल से लेकर के 1 अगस्त तक टाइम लग गया मुझे इनकॉर्पोरेट करने को, और ये बिजनेस क्या था, रनिंग बिजनेस था, चलता हुआ बिजनेस था। तो क्या ये सही होगा कि 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक हम अपने बिजनेस को बंद रखें, कोई प्रोडक्शन ना करें, कोई सेल ना करें, दुकान बंद करके मेरा ग्राहक आए उसको हम मार के भगा दे, ऐसा है, मेरा अभी बिजनेस खुला नहीं है, अभी जाओ, अगर जब हमारा इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तब हम तुझसे बिजनेस लेने या सामान लेने आना। क्या ये सही होगा? लॉजिक अगर लगाओ तो 1 अप्रैल को मैंने बिजनेस टेक ओवर कर लिया, लेकिन अभी वो खुला नहीं है, यानी कि इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, क्योंकि रजिस्ट्रार जब हमको इनकॉर्पोरेट करेगा तब वो बिजनेस क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक। क्या इतने से इतने समय तक हम अपना बिजनेस बंद कर दें? तो ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी होगी।
तो मैंने बोला एक काम करते हैं, बिजनेस को एज इट इज़ रनिंग करने देते हैं। ठीक, तो मैंने इतने से इतने समय तक बिजनेस को क्या किया, रनिंग होने दिया, यानी कि चलने दिया। इतने समय के बाद से 1 अगस्त को वो सुनहरा दिन आ गया। 1 अगस्त को हमको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया और यहाँ से मेरी कंपनी का नाम जो पहले गुडविल था, अब वो गुडविल फॉर्म से गुडविल प्राइवेट लिमिटेड हो गया। ठीक, या इसको लिख देते न्यू गुडविल, न्यू गुडविल प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि ये कंपनी खुल गई और अब कंपनी ने यहाँ से काम करना और शुरू कर दिया और सेल करना शुरू कर दिया और हमारा साल ख़त्म हो गया 31 मार्च 2019 को। ठीक है। अच्छा, अब कंपनी एग्जिस्टेंस में किस दिन आई, 1 अगस्त से। कंपनी काम कब से कर रही है, 1 अप्रैल से। कंपनी का साल कब खत्म हुआ, 31 मार्च को। जब 31 मार्च को आया होगा तो वो प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ इतने दिन का नहीं कमाई होगी, बल्कि वो प्रॉफिट यहां से लेकर के यहां तक कमाई होगी। आ रही लॉजिक समझ में? तो यहां से लेकर के यहां तक का जो प्रॉफिट होता है वो हमारा होता है टोटल प्रॉफिट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, यहां से यहां तक का। अब यहां से यहां तक में, यहां से ये अगर हम इस पीरियड की बात करें तो इस पीरियड में तो कंपनी स्टैब्लिश्ड ही नहीं थी। इस पीरियड में तो कंपनी स्टैब्लिश नहीं थी, कंपनी यहां से स्टैब्लिश हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पीरियड कहलाता है कंपनी खुलने के बाद, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, यानी कि ये पीरियड जो है वो इनकॉर्पोरेशन के बाद का है। और ये पीरियड जो है पहले का, इसको हम लोग बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन। ठीक, तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन का हो गया और ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का हो गया। अच्छा, इसमें भी मैंने प्रॉफिट कमाया है और इसमें भी प्रॉफिट कमाया है, इसमें भी प्रॉफिट है मेरा और इसमें भी प्रॉफिट है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट हमको निकली है वो साल भर की होगी। ठीक, साल भर की ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब कि जो इसमें सेल होगा वो भी क्या होगा, पूरे साल का होगा। ठीक, फुल ईयर का होगा। जो हमारे पास परचेज होगा वो भी फुल ईयर का होगा। जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी फुल ईयर के होंगे। और इन्हीं सबको माइनस करने पे जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा वो भी फुल ईयर का होगा। ठीक है। अब मामला फंसा कि साहब काम तो हमने इस कंपनी के नाम से इतना ही किया है, तो ये तो कंपनी खुलने से पहले का प्रॉफिट है ना। तो जो कंपनी खुलने के पहले का प्रॉफिट होता है, जो प्री प्रॉफिट होता है, इसको हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट ना ट्रीट करके इसको हम लोग ट्रीट करते हैं कैपिटल प्रॉफिट। क्या ट्रीट करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हमको इस्टेब्लिशमेंट के बाद साल भर में अर्न हुआ उसको तो हम लोग कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट है। लेकिन जो कंपनी खुली ही नहीं है उसके पहले का हम जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट तो किसका है, उसी एक्स का नाम से होगा, क्योंकि अभी वाई के नाम से तो खुला ही नहीं है। एक्स के नाम से जितना भी हम प्रॉफिट कमाएंगे उसको हम लोग नाम देंगे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को हम लोग बोल रहे हैं उसको हम लोग नाम देंगे कैपिटल प्रॉफिट का, और इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। इतनी बात समझ में आई? प्री इनकॉर्पोरेशन क्या होता है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। ठीक है। प्री इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो क्या होगा, प्री इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी इस्टेब्लिश होने से पहले का जितना भी है। तो कंपनी मेरी इस्टेब्लिश यहाँ हुई है, इसके पहले मैंने जितना भी कमाया वो सारा का सारा प्री, और इसके बाद मैंने जितना भी कमाया वो सारा का सारा पोस्ट। जितना भी प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा, जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। और पोस्ट में मैंने जितना भी प्रॉफिट कमाया होगा वो सारा का सारा रेवेन्यू प्रॉफिट, और वो रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब कि वो मेरा पीएल माना जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर है सर। अच्छा सर, जो ऊपर इतना प्रवचन दिए थे कैपिटल परचेज कंसिडरेशन का, परचेज कंसिडरेशन का, उसका क्या होगा? तो परचेज कंसिडरेशन मैंने बताया कि बिजनेस खरीद लिए, और हमने खरीदा किस दिन, 1 अप्रैल को। तो इस बिजनेस को खरीदने के लिए मैंने अगर ज़्यादा पैसा दिया होगा तो वो कहलाएगा गुडविल, और अगर मैंने कम पैसा दिया होगा तो वो कहलाएगा कैपिटल प्रॉफिट, और वो कैपिटल प्रॉफिट मेरा कैपिटल रिजर्व में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा,
सर ये बताइए, यहाँ से यहाँ अगर हमको लगता है कि इनकॉर्पोरेशन के डेट में और डेट ऑफ परचेज में अंतर है, तो इतना दिन बिजनेस तो आपने समझ में आ गया कि बंद करके रख दे, नहीं बंद करने के रखना चाहिए, क्योंकि अगर बंद करके रख देंगे तो फिर हमको दिक्कत होगी, उतने दिन हमारा बिजनेस डबाडोल रहेगा। एक और रीज़न होता है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब कभी भी हम परचेज कंसिडरेशन देते हैं, ध्यान सुनना, मैंने क्या पे किया, परचेज कंसिडरेशन, तो या तो मैंने बैंक से लोन लेकर के उसका पेमेंट किया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो बैंक हमसे लोन ले रहा होगा ना, लोन पे इंटरेस्ट, तो मैं इंटरेस्ट कहाँ से दूंगा, तो मैंने बोला कि जो प्रॉफिट कमा रहे होंगे उसी में से हम क्या पे कर देंगे, इंटरेस्ट। आ रही बात समझ में। दूसरा, जो मैंने पीसी पे किया है, सपोज मैंने लोन लेके नहीं पे किया, मैंने बोला साहब इतना तुमको देना है ना, कितना देना है सर, 8 लाख रुपया देना है, 8 लाख रुपया तुमको देना है ना, वाई को किसको पे करना है, एक्स को, कितना, 8 लाख, ये 8 लाख क्या है, पीसी है हमारे एग्जाम्पल में। हमने बोला है साहब अभी तो हमको बिजनेस स्टार्ट करने में समय है, हम आपका पैसा अगर 1 अगस्त तक दे तो चलेगा। बोला कि अगर आप 1 अगस्त को मेरा पैसा दोगे, यानी कि बिजनेस स्टार्ट होने के बाद दोगे या कुछ कमाई होगी तब दोगे, तो एक काम करो, यहाँ से लेकर के जब तक तुम मेरा पैसा नहीं दे देते हो तब तक हम तुमसे क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है। यानी कि मैंने बोला मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद, उसके बाद से 2-3 महीने में हम कमा लेंगे अच्छा खासा पैसा, और जैसे ही मेरे पास अच्छा खासा पैसा आएगा हम आपका ये 8 लाख रुपया क्या कर देंगे, पे कर देंगे। ठीक है, 8 लाख क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो ये व्यक्ति बोला, यानी कि एक्स ने बोला कि हम तुमको महीना दे रहे हैं 6 महीना पे करने का, लेकिन उस 6 महीने का मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। अब बताओ अगर इंटरेस्ट पे करना होगा तो इंटरेस्ट पे करने के लिए मुझे बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो हम बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, बिजनेस मेरा स्टार्ट रहता है, लेकिन अभी मेरे नाम से बिजनेस नहीं है, अभी भी वो किसके नाम से है, उसी के नाम से कैरी ऑन हो रहा है। तो जितना भी प्रॉफिट हम उसके पहले कमाएंगे वो सारा का सारा प्रॉफिट किसके नाम से होगा, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट के नाम से होगा, और वो सारा का सारा किस में ट्रांसफर होगा, कैपिटल प्रॉफिट में। ठीक है, कोई दिक्कत। और उसी में से, उसी प्रॉफिट में से हम जो पिछला वाला एक्सपेंसेस होगा वो सारा का सारा क्या कर देंगे, पे कर देंगे। ठीक है, चलिए तो एकदम आराम से क्लियर कर देंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, इनकॉर्पोरेशन से पहले का, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के बाद का। अच्छा सर ये सब करने की और क्या आवश्यकता होती है, ये इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर मान लेते हैं बच्चों, ध्यान सुनना, अगर मान लो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, ठीक, तो मान लेते हैं कि हमने साल भर में 1 अप्रैल है, 1 अगस्त है, और ये 31 मार्च। ठीक है, अब सपोज अगर हम कहते हैं कि सर ये बताइए हम लोग इतना क्यों बाइफर्केशन कर रहे हैं, तो अगर हम मान लो पूरे के पूरे को साल भर का प्रॉफिट मानते हैं, ध्यान सुनना, अगर हम इस पूरे को क्या करते हैं, साल भर का प्रॉफिट मानते हैं, तो मान लेते हैं कि हम लोगों ने प्रॉफिट कमा दिया 10 लाख, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने साल भर में कितना कमाया, 10 लाख। अगर हम ये पूरा का प्रॉफिट इसी साल का मानेंगे, तो जल्दी से बताओ मेरे कंपनी में जो लोग होंगे, सर ये कौन से लोग होते हैं, ये बहुत प्यारे लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाए होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर। क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर अपना हाथ फैला के खड़े रहेंगे, क्यों, क्योंकि जैसे ही तुमने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया है साल भर पे, इस पे इनको देना होगा डिविडेंड। मान लेते हैं डिविडेंड 10%, यानी कि 1-1 लाख रुपया तुमको देना पड़ेगा डिविडेंड के तौर पे। मामला फंसा कि ये शेयर होल्डर कब से बने हैं, 1 अगस्त से, तो इनको प्रॉफिट पूरे साल भर पे मिलना चाहिए। लॉजिक लगाओ, तुम बेटा शेयर होल्डर बन रहे हो यहाँ पे क्योंकि कंपनी रजिस्टर हो रही है यहाँ पे, तो तुम शेयर होल्डर बन रहे हो यहाँ पे और मांग रहे हो प्रॉफिट पूरे साल भर का। क्या ये लॉजिक बनता है, सर बिल्कुल भी लॉजिक नहीं, तो बेवकूफ़ी होगी। तो इसीलिए हम प्रॉफिट को भी 10 लाख को भी प्रायर और पोस्ट में बांटते हैं, यानी कि इस 10 लाख को बांट देंगे, 4 महीना इधर है तो 4 महीना इधर और 8 महीना इधर, यानी कि हम इसको 1:2 रेशियो में बांट देंगे। अब ये जो प्रॉफिट निकल के आएगा ये लॉजिकली सही है, यानी कि इतना जो प्रॉफिट निकल के आएगा उसी पे उनको क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अब ये प्रॉफिट मान लेते हैं एग्जांपल में, तो पॉइंट में आ रहा है, तो एक काम करते हैं इसको 9 लाख रुपया कर देते हैं। ठीक है, तो 9 लाख का मतलब हो जाएगा 90,000 हमको देना है। अब ये 9 लाख को अगर हम बांटेंगे तो ये आ जाएगा 3 लाख और ये आ जाएगा 6 लाख।
यानी कि उनको 9 लाख पे डिविडेंड नहीं मिलना चाहिए, बल्कि कितने पे मिलना चाहिए, 6 लाख पे, क्योंकि पोस्ट का प्रॉफिट कितना है, 6 लाख है। ठीक, तो करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए भी जिस पे हमको डिविडेंड बांटना है उसके लिए भी मुझे प्री और पोस्ट का करना पड़ता है। प्री के पहले का जितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, और ये आपका कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा। और पोस्ट में जितना भी प्रॉफिट होगा वो उसको हम लोग नॉर्मल मानेंगे कि हमारा रेवेन्यू का प्रॉफिट है। ठीक, तो इसको हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट मानेंगे, यानी कि इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल प्रॉफिट यानी कि कैपिटल रिजर्व, और ये हो जाएगा तुम्हारा रेवेन्यू प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो डिविडेंड को ही बांटने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बाइफर्केशन अलग अलग करना पड़ता है। एकदम क्लियर हो गया? ठीक है सर। तो सर बेसिकली हम लोग को कुछ बातें तो क्लियर हो गई। एक कि सर पीसी क्या होता है, दूसरा कि सर नीड क्यों पड़ी, तीसरा कि सर प्री क्या होता है और पोस्ट क्या होता है। 3 बातें को हम लोग एकदम क्लियर हो गया। अच्छा, मामला फंसा कि सर कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी कंपनी में डेट ऑफ कमेंसमेंट भी देता है, डेट ऑफ कमेंसमेंट भी देता है। डेट ऑफ कमेंसमेंट का मतलब जिस दिन से हमने बिजनेस इसके नाम से स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ठीक, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि जिस दिन मुझे नाम मिल गया कि हाँ आप इस नाम से अब काम कर सकते हैं, यानी कि जिस दिन रजिस्ट्रार ने बोला कि अब तुम्हारा ये नाम से काम कर सकते हो। डेट ऑफ कमेंसमेंट का मतलब जिस दिन मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब जिसके नाम से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, अगर कोई भी प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो ये मान के चल सकते हैं हम लोग कि जो, अगर मान लेते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट दे दिया है, इनकॉर्पोरेशन नहीं दिया है, तो हम लोग ये वाला डेट ले लेंगे प्री और पोस्ट करने के लिए। अगर तुमको डेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं दिया है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया है, तो ये वाला डेट ले लेंगे। समझ में आ रहा है? अगर डेट ऑफ कमेंसमेंट दिया होगा, इनकॉर्पोरेशन नहीं दिया है, तो हम लोग डेट ऑफ कमेंसमेंट ले लेंगे। अगर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया है, कमेंसमेंट नहीं दिया है, तो इनकॉर्पोरेशन ले लेंगे। सर अगर दोनों दिया है तो, अगर दोनों दिया है तो आप लोग के ऊपर ये पूरा हक है कि आप दोनों में से कोई भी डेट ले सकते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग ऑलमोस्ट हमेशा क्या लिया करो, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही ले लिया करो। ठीक है, अगर दोनों डेट देता है तो उस केस में आप क्या ले लो, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इतनी बातें सर हम लोग को क्लियर हो गई। ठीक, चलिए तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग ने क्या क्या देखा सर? हम लोगों ने सबसे पहले देखा परचेज कंसिडरेशन निकालना है। परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए क्या होता है, जितना भी हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ले रहे हैं, तो एसेट्स में से हम लाइबिलिटीज़ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो भी पैसा आएगा वो, ये तो हम ले करके आपसे जा रहे हैं और इसके बदले में जितना पैसा देते हैं, तो जो पैसा पे करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। मैंने सामान लाया 8 लाख का, मैंने दे दिया आपको 8,50,000, इसका मतलब पीसी कितना है, 8,50,000। ठीक है, मैंने आपसे सामान लिया 8 लाख का और मैंने आपको दिया 7,50,000, इसका मतलब पीसी है 7,50,000। ठीक है, ठीक है। उसके बाद से जितना भी पैसा हम लोगों ने इनकॉर्पोरेशन के पहले जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे प्री में जाएंगे, और जितना भी हम प्रॉफिट कमाया होगा वो भी प्री में जाएगा। जितना भी इनकॉर्पोरेशन होने के बाद से खर्चे होंगे वो सारे पोस्ट के कहलाएंगे, और जितने भी इनकम होगी वो भी पोस्ट की। पोस्ट के इनकम में से पोस्ट का प्रॉफिट माइनस कर देंगे, प्री के इनकम में से प्री का प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा प्री का इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट, और ये आ जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट। प्री इनकॉर्पोरेशन का जो प्रॉफिट होगा वो मेरा जाएगा कैपिटल प्रॉफिट मान करके कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट होने से पहले का है, और जैसे ही बिजनेस स्टार्ट होने के बाद जितना भी प्रॉफिट होगा वो हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अच्छा सर परचेज कंसिडरेशन की आप कुछ बात किए थे। परचेज कंसिडरेशन में अगर हम उसको इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे तो जितना भी इंटरेस्ट होगा उसको भी हम लोग प्री और पोस्ट में बांट देंगे। तो जो इनकॉर्पोरेशन का होगा वो इनकॉर्पोरेशन में डालेंगे, प्री का होगा तो प्री वाले इनकॉर्पोरेशन में डाल देंगे, और पोस्ट वाला अगर होगा परचेज कंसिडरेशन का इंटरेस्ट तो उसको पोस्ट में डाल देंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से नॉर्मल जैसे ट्रीटमेंट करते हैं वैसे ही कर देंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिस ऑफ एलोकेशन, कि किस तरीके से हम एलोकेट करते हैं एक्सपेंसेस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है
क्योंकि जैसे ही वो हम लोग ख़त्म करेंगे हमारा चैप्टर ख़त्म, क्योंकि थ्योरेटिकल बेस के लिए ये इतना काफ़ी है। इसके अलावा जो हमको बेसिस ऑफ एलोकेशन है वो हार्डली 5 मिनट का है, 5 मिनट में हम लोग उसको देख करके और कल की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।